हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 11th का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने आपको एक बेसिक बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम किस टाइप के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं या फिर जिन्हें हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, जो हम एक फाइनेंशियल ईयर के एंड पर प्रिपेयर करते हैं, जो आपको कंपनी के फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में शो करते हैं स्टेटमेंट, या फिर आपको फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं कि कंपनी के पास एक पर्टिकुलर डेट पे मीन्स एट द एंड ऑफ ईयर, जब जिस डेट को ये कंपनी अकाउंट क्लोज करती है वो आपका 31 मार्च भी हो सकता है एज पर फाइनेंशियल ईयर, या फिर अगर एक कंपनी कैलेंडर ईयर को फॉलो करती है तो वो आपका एट द एंड हो सकता है 31 दिसंबर। तो जिस भी डेट को आप अपनी कंपनी के अकाउंट्स की क्लोजिंग कर रहे हैं उस पर हम मेन 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, दैट आर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट इज बैलेंस शीट। हमने देखा कि हम जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो इससे आप फाइंड आउट करते थे ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो इससे फाइनली आप फाइंड आउट करते थे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और जो बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हैं जिसकी आप 2 साइड्स प्रिपेयर करते हैं, वन इज लायबिलिटी साइड और द अदर वन इज एसेट साइड। अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, तो वो आपकी एक फेयर बैलेंस शीट है या आपकी एक ट्रू रिजल्ट को शो करिए कि आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करी है दैट आर करेक्ट। अब बात करते हैं कि बैलेंस शीट आपको क्या शो करती है। वो आपको बताती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कि कंपनी के पास कितनी अभी लायबिलिटीज हैं आउटसाइड लायबिलिटीज पे आउट करने के लिए, और कंपनी की कितनी एसेट्स हैं। तो इस टाइप से हमने इससे पहले वाले चैप्टर में जिसमें ओनली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी कर रहे थे, हमने इन 3 अकाउंट्स को प्रिपेयर करना सीखा। अब क्या होता है कि समटाइम्स अकाउंट क्लोज कर दिया आपने लेकिन कुछ एक एडजस्टमेंट आपकी करनी रह गई, तो अब उन एडजस्टमेंट को, क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करो लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज करनी रह गई, तो अब उन अकाउंटिंग एंट्रीज को आप कैसे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, कैसे उनका ट्रीटमेंट करेंगे, वो हम देखेंगे। क्योंकि ये वो एडजस्टमेंट है जो अभी तक हमने कहीं भी शो नहीं किया। अदरवाइज कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर में जो भी आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो आपके ट्रायल बैलेंस में आपके बैलेंसेस शो हो जाते हैं। बट कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होंगी, वो एंट्री अभी तक मीन्स आपकी कहीं भी एडजस्ट नहीं हुई है, तो हमें यहाँ पर इस चैप्टर में उनकी एडजस्टमेंट सीखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अपनी एडजस्टमेंट से कि कैसे उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने इन फाइनल अकाउंट्स के अंदर करना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं अपनी एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में भी देखा कि जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है वो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होती है, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ट्रायल बैलेंस के बाद करते हैं। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तभी हमें एक्चुअली पता लगता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारी सेल्स कितनी हुई, हमने कितने परचेजेस किए, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आप फाइंड आउट करते हैं वो आपका हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक का। इसलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी क्लोजिंग स्टॉक। जब क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में गिवन हो तो हम इसे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में शो करेंगे। फर्स्ट हमने देखा कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आप क्रेडिट साइड पे सबसे पहले शो करते हैं बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इफ एनी। यहां पर आप शो करते हैं परचेजेस लेस परचेज रिटर्न इफ एनी।
देन अदर कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस, फ्रेट, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी टाइप के हैं आपके, जैसे डॉक चार्जेस हो गया, आपका वेजेस हो गया, तो इस टाइप से जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब आप यहाँ पर शो कर देते हैं। और यहाँ पर आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड एक्सेस है डेबिट साइड से, तो आपका यहाँ पर आ जाता है ग्रोस प्रॉफिट, और इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड देन यू विल गेट बाय ग्रोस लॉस। तो इस टाइप से आपने देखा कि एक तो हम जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। तो इस देखो जो भी एडजस्टमेंट आपको गिवन होगी उनकी आपको टू डिफरेंट जगह पर प्लेसमेंट करनी है, उनकी 2 अकाउंटिंग एंट्रीज आपको करनी है। एक तो आप या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी उससे रिलेटेड एंट्री, और दूसरी आपकी जाती है बैलेंस शीट के अंदर। तो फर्स्ट आपने देखा कि हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। तो फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रेजेंट इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, हमें एक जगह कहां पर शो करना है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। और सेकंड आप कहां पर शो करेंगे, इन एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कहां पर करेंगे, आपको बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करना होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो अनसोल्ड मटेरियल है अभी आपका सेल नहीं हुआ, वो आपके लिए एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी नेक्स्ट ईयर में आप उसको यूज करेंगे, उसको सेल आउट करेंगे। तो इस ईयर के एंड पे वो आपके लिए एक एसेट की फॉर्म में रहेगी, इसलिए हम बैलेंस शीट में उसको एसेट साइड पर शो करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की हमने यहाँ पर 2 एडजस्टमेंट देखी कि एक तो हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, और दूसरी उसकी एडजस्टमेंट करते हैं एसेट्स की बैलेंस शीट में एसेट साइड्स। तो दिस वन वाज फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लेट्स सी अदर एडजस्टमेंट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मींस कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हैं जो स्टिल आपको पे आउट करने हैं, टू बी पेड, अभी वो पे नहीं हुए, आपको पे करने हैं, वो इसी करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, बट अभी तक एक्चुअली उनको पे आउट नहीं किया। यहाँ पर स्टूडेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कंसीडर करनी है कि जब हम ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी करते हैं, तो उसमें वो सारे एक्सपेंसेस जो आप डेबिट साइड पे शो करते हैं और वो सारी इनकम्स जो आप क्रेडिट साइड पर शो करते हैं, वो हम करंट ईयर से रिलेटेड लेते हैं, वेदर इट इज पेड और नॉट, और इनकम से रिलेटेड वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। एक्चुअली में अभी वो रिसीव हुई है इनकम, या टू बी रिसीव्ड है, या फिर एक्सपेंसेस जो भी आपने पे कर दिए, या टू बी पेड है। मींस करंट ईयर का जो भी एक टोटल आपका एक्सपेंडिचर आप काउंट कर रहे हैं, या जो टोटल इनकम आप कंसीडर कर रहे हैं कि ये इनकम आपको रिसीव होनी है या होनी चाहिए इस करंट ईयर में, तो वो आप कंप्लीट अमाउंट यहाँ पर शो करेंगे, चाहे आपने वो इनकम रिसीव की है या नहीं, या फिर एक्सपेंस पे किए हैं या नहीं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हैं जो अभी तक पे नहीं किए बट इसी करंट ईयर से वो रिलेटेड है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि आप कहीं पर आपने अपना ऑफिस जो है वो रेंट पे लिया हुआ है, ऑफिस रेंट पे करेंगे आप फॉर 12 मंथ्स, क्योंकि मैं जिस फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अपनी बुक प्रिपेयर कर रही हूँ उस फाइनेंशियल ईयर में मुझे अपना टोटल 12 मंथ्स का रेंट रिकॉर्ड करना है। अब मैंने रेंट अभी ओनली 10 मंथ्स के लिए ही पे किया और मेरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया। उस टाइम में भी कुछ मेरे पास फंड्स की प्रॉब्लम थी और मैंने लैंडलॉर्ड को भी बता दिया, तो दे आर एग्रीड दैट यू विल पे लेटर ऑन। मैंने अभी पे नहीं किया फॉर 2 मंथ्स, बट
दैट इज माई लायबिलिटी टू पे आउट, और मुझे वो पे करना ही है, तो उस एक्सपेंडिचर को जो मैंने 2 मंथ्स का अभी तक पे नहीं किया, मैं अपने टोटल रेंट के एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करूंगी। अगर सपोज कीजिए आपका 2000 पर मंथ का रेंट है, अब टोटल आपका रेंट हुआ फॉर 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 12, तो टोटल आपका है 24 मंथ्स 24,000 रुपीज। बट मैंने क्योंकि अभी फॉर 10 मंथ्स ही पे किया है, तो एक्चुअली जो आपकी एक्सपेंडिचर ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, दैट इज गिवन फॉर 10 मंथ्स टू रेंट 20,000 रुपीज। बट मेरा फॉर द करंट ईयर एक्सपेंडिचर है कितना टोटल 24,000। It means 4,000 expenses that is not paid till now will be considered as outstanding expenses। तो मैंने बताया आपको टोटल एक्सपेंडिचर काउंट करना है, तो इट मीन्स जो भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हैं वो आप रिलेटेड या कंसीडर्ड एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर वो एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होते हैं तो आप वहां पर उसे ऐड करेंगे। अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है तो उन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप ट्रेडिंग अकाउंट में रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या हुआ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी एडेड इन रिलेटेड एक्सपेंसेस इन रिलेटिव अकाउंट। अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में उसे ऐड करेंगे, और अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है तो वहां पर आप शो करेंगे और उस रिलेटिव एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। और सेकंड ट्रीटमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग अभी आपने 2 मंथ्स का एक्सपेंस पे नहीं किया, बट दैट इज योर लायबिलिटी टू पे आउट दैट एक्सपेंसेस, तो इट मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी एक लायबिलिटीज है जो फ्यूचर में आपको पे करनी है। तो सेकंड ट्रीटमेंट हम इसका कहां पर करेंगे, इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर आप यहां शो करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट ₹4,000। तो दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई, एक हमने रिलेटेड एक्सपेंसेस में उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अमाउंट को ऐड किया, एंड सेकंड क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए एक लायबिलिटी है, आपने आज पे नहीं किया बट आने वाले टाइम में जब भी आपके पास फंड होगा तो वो आपको पे आउट करने ही है, इसलिए उस लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे विद द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, या जो भी अदर आउटस्टैंडिंग है, आपका सैलरी है तो सैलरी के नेम से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है। क्लियर? तो दैट वाज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रीटमेंट। दिस वाज आवर सेकंड एडजस्टमेंट। Our third adjustment are prepaid expenses. प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी हमने इससे पहले किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अभी आपने पे नहीं किए बट टू बी पेड है, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम पेड इन एडवांस भी बोलते हैं कि आपने एडवांस में ही कोई एक्सपेंसेस कर दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप जो इंश्योरेंस करवाते हैं, आप जिस भी डेट को फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट करेंगे, अपने आज इंश्योरेंस लिया, अगर सपोज कीजिए कि टुडे इज assume that today is 1st September, okay, 1st September 2021 से हमने स्टार्ट किया, तो ये आपका इंश्योरेंस फॉर 1 ईयर की टर्म के लिए है, तो ये नेक्स्ट 31st अगस्त 2022 तक कंटिन्यू होगा आपका ये प्रीमियम। आपने क्योंकि 1 ईयर की टर्म के लिए इंश्योरेंस प्लान लिया, तो इस डेट को आपने इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट किया तो वो कंप्लीटली 1 ईयर तक चलेगा। जो अब हम देखें तो ये फाइनेंशियल ईयर पार्ट है आपका 21-22 का, बट ये डेट जो पार्ट है दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22-23। अगर मैं देखूं कि मैंने बोला फाइनेंशियल ईयर 21-2 से रिलेटेड ये वाली टाइम है, डेट है,
अब इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके कितने मंथ्स इंक्लूड हुए? 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ टू 31 मार्च 2022। ये हो गया इस करंट ईयर का पार्ट या इस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट। रिमेनिंग 1 अप्रैल टू 31 अगस्त, ये आपका हो गया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट। अब अगर सपोज कीजिए कि मैंने टोटल एक्सपेंडिचर किया आपका 12,000 रुपीज का, मेरा ये प्रीमियम का अमाउंट था। अब मैं ये देखूंगी कि इस 12,000 रुपीज में से जो मैंने अभी टोटल पे आउट तो कर दिया, बट मेरा करंट ईयर का एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन अकाउंट्स में हम सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर करेंगे। अगर आपने एडवांस में पे किया है तो मैं उस एक्सपेंडिचर को यहाँ पर काउंट नहीं करूंगी, इसलिए उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की फॉर्म में शो करते हैं। अब मुझे काउंट करना होगा कि 1 सितंबर टू 31 मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितने मंथ्स हो गए आपके? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स एंड जनवरी, फरवरी, मार्च प्लस 3 मंथ्स। तो इस फाइनेंशियल ईयर के हो गए आपके 7 मंथ्स, राइट। एंड अप्रैल टू 31 अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स आपके हो गए टोटल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के। अब मैंने जो 12,000 रुपीज इस ईयर में पे किए हैं, तो वो इस ईयर के कितने टाइम पीरियड से रिलेटेड है? अब एक बार आप यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए कि अगर आपने 12,000 रुपीज फॉर 12 मंथ्स के लिए पे किया है, मीन्स 1,000 रुपीज पर मंथ का एक्सपेंडिचर था वो। अब इस फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ्स का वो टाइम पीरियड था? 7 मंथ्स का। तो मीन्स 1,000 मल्टीप्लाई बाय 7, आपका 7,000 रुपीज इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है एंड रिमेनिंग 5,000 रुपीज आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। हमने काउंट कर लिया कि हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं दैट आर ₹5,000। अब इन प्रीपेड एक्सपेंसेस की हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है? अब क्योंकि मैं इंश्योरेंस का एक्सपेंडिचर कर रही हूं, तो इंश्योरेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो जब यहां पर मैं शो करूंगी टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस थे 12,000 रुपीज के, एडवांस में मैंने कितना अमाउंट पे कर दिया? 5,000 रुपीज लेस प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 5,000, तो 7,000 रुपीज आपका इस करंट ईयर का एक्सपेंडिचर होगा जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो ये हो गया इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट कि हमने इसे कहां पर एडजस्ट किया। अब इसको सेकंड में इसकी कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई कि हमने रिलेटेड एक्सपेंसेस में से इसको माइनस किया। सेकंड आपका बैलेंस शीट का पार्ट होगा, क्योंकि आपने एक्सपेंसेस यहां पर एडवांस में ही पे कर दिए हैं, तो अब जब आप कोई एक्सपेंस एडवांस में पे करते हैं तो उसको आप कैश में रिटर्न नहीं लेते, मींस जो एक्सपेंसेस एडवांस में पे किया उनका आप बेनिफिट लेते हैं, मींस उनसे रिलेटेड सर्विस का बेनिफिट लेते हैं। तो एक टाइप से अब आपने एडवांस में पैसे दे दिए और आपने इन फ्यूचर उस सर्विस का बेनिफिट भी लेना है, तो दैट इज योर एसेट। तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को नेक्स्ट शो करेंगे इन एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 रुपीज। तो इस टाइप से हमने अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी टू वे में एडजस्टमेंट किया कि फर्स्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस में से आप माइनस करेंगे, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस इन रिलेटिव अकाउंट। जिस भी अकाउंट में वो एक्सपेंसेस आप शो करते हैं वहां पर उस प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप माइनस कर देंगे। एंड सेकंड, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके लिए एसेट है, आपने एडवांस में आज ही पे कर दिया और उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलना है, तो वी विल शो इन एसेट साइज विद द नेम ऑफ प्रीपेड रिलेटेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, इफ रेंट we show prepaid rent, if there is salary we show prepaid salary, means we will show it in asset side of the balance sheet.
So these were 3 adjustments in which we have done closing stock, outstanding expenses and prepaid expenses. In next video we will discuss with our next adjustments. Up to then, take care, and also practice for that adjustments. Do some practice questions so that you will get easily practice of these questions. And if there is any doubt related to any adjustment, you can comment me in the comment box. I will try to solve out you all the problems. Thank you. Take care. Bye bye.